वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पीवाईक्यूज बेस्ड ही जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को इस सीरीज से जो है काफ़ी फायदा होगा। वीडियो जो है छोटी होती है बट कंसेप्ट जो है यहाँ पर नए होते हैं, तो हर एक चीज़ जो है रिवाइज करने में जब तक आप लोगों का एग्जाम चलेगा तब तक जो है ये सीरीज आती रहेगी। तो आप लोग इसको ज़रूर जो है फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1। झारखंड has become a favorite destination for visitor from India and abroad because of its। कह रहे हैं कि झारखंड जो है वो इंडिया से और अब्रॉड से विजिटर के लिए जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है। फेवरेट डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि उनकी एक मन पसंदीदा जो है मकाम बन गया है, एक जगह बन गई है। यानी झारखंड में ऐसा क्या है कि अब्रॉड से भी लोग विजिट कर रहे हैं झारखंड को देखने के लिए या घूमने के लिए, और इंडिया से भी जो है बहुत सारे लोग जो है झारखंड में क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो उसकी क्या वजह बन सकती है? इसमें 1 में दिया है स्ट्रॉन्ग कार्विंग एक्टिविटीज। देखिए, कार्विंग का मतलब होता है तराशना, किसी चीज को काटना। तो क्या पत्थर को जो लोग काटते हैं या पत्थर काटने की या तराशने की जो एक्टिविटीज हो रही है वहां पे, इस वजह से। या वहां पे मिनरल वेल्थ, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि झारखंड इंडिया में जो है राजस्थान के बाद एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारे मिनरल्स जो है हमें मिलते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन्स हो गए, कोल हो गए, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है हमें झारखंड में मिलती है। क्या उस वजह से लोग वहां पे जाते हैं? या कुछ नेचर की ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन होता है, आपकी अटेंशन जो है वहां पर जाती है झारखंड को विजिट करने या घूमने के लिए? या सेंट्रल लोकेशन की वजह से कि झारखंड जो है एक मेन प्लेस पे या बीच में जो है लोकेटेड है? तो इसका मोस्ट सुइटेबल आंसर जो एनटीए ने दिया है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मिनरल वहां पे मिलता है, हमारा माइंड जो है मिनरल की तरफ जा सकता था, बट एनटीए ने ऑप्शन 3 को चूज किया है। लेकिन नेचुरल अट्रैक्शन में हम कह सकते हैं कि मिनरल वाली चीजें भी जो है नेचुरल अट्रैक्शन में आ सकती हैं, क्योंकि मिनरल जो है वो हमें नेचर से मिलता है। अब आपको मालूम है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसी हिल्स हैं, बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जंगलात हैं, और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मिनरल्स वहां पे मिलते हैं जो कि नेचुरली झारखंड में पाए जाते हैं, जबकि और दीगर स्टेट में जो है नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल अट्रैक्शन लोगों का हो रहा है, लोग झारखंड में क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन 2। विच सिटी वाज वंस कंसिडर्ड द हब ऑफ एजुकेशन इन झारखंड? तो यानी झारखंड में किस किस सिटी को जो है हम हब ऑफ एजुकेशन कहते हैं, या किस सिटी को जो है हब ऑफ एजुकेशन कंसीडर किया गया है या माना जाता है? तो इसमें है, ठीक है, जमशेदपुर है, कोडरमा है, रांची है, देवघर है। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा जो आपके माइंड में जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर स्टेट होता है तो उसका जो कैपिटल होता है उस कैपिटल को जो है सरकार क्या करती है, डेवलप्ड करती है, ठीक है। जैसे यूपी का लखनऊ आप मान सकते हो, है ना, इस तरीके के बहुत सारे, और बिहार का जो है पटना है। तो झारखंड की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, उसको हम बोलते हैं रांची, ठीक है। तो रांची को ही हब ऑफ एजुकेशन कहा जाता है झारखंड के एतबार से, झारखंड के हिसाब से, ठीक। चलिए, क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर मल्टी डिसिप्लिनरी इन एंशियंट इंडिया? तो देखिए, एंशियंट इंडिया की बात कर रही है, यानी हमारा जो पुराना हिंदुस्तान था उस जमाने में जो है इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी थी? अब अगर आप ऑप्शन 1 को देखते हो, इसमें दिया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? यूपी, जो कि कहाँ पे वाक़ है? यूपी में वाराणसी के अंदर जो है ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, जिसको 1916 में बनाया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के जरिए, ठीक है। तो अब आपको मालूम होगा कि ये 1916 में बनाई गई है, तो ये एंशियंट इंडिया के पीरियड में नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन 1 को हम यहां से इलिमिनेट करेंगे, यहां से इलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी जो है इन एशिया। अगर इंडिया में देखेंगे तो इसकी जो स्थान है या फिर इसकी जो रैंकिंग होती है वो हमेशा 5वें नंबर पे या तीसरे नंबर पे, ठीक है, कभी कभी ये दूसरे नंबर पे भी रहती है, हमेशा जो है 1 पे वो जेएनयू रहती है। और मैं भी इस यूनिवर्सिटी का जो है एक स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, ठीक है, आर्ट डिपार्टमेंट का। तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी एंड विक्रमशिला जो है यही एंशियंट इंडिया की यूनिवर्सिटी है। अगर इन यूनिवर्सिटियों के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को फॉलो करके रखें। इन पे जो है एक अच्छी सी सीरीज जो है डे बाय डे जो है मैं लाता रहूंगा, और निमोनिक्स के जरिए जो है हम चीजों को आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए,
Question 4. The National Education Policy 2020 recommended the integration of humanities and the undergraduate level with subject of. कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है ये रिकमेंडेशन की है, यानी ये सिफारिश की है कि हमें ह्यूमैनिटीज को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मिलाना है, यानी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को भी हमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लाना है। तो वो सब्जेक्ट कौन से होंगे? तो देखिए उनको हम बोलते हैं स्ट्रीम, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग और इसी तरीके से है इसमें मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा मैनेजमेंट लिखकर, तो आप कंफ्यूज ना हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ए बी सी एंड डी जो है इसका सही आंसर होगा। वैसे अगर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा, आपने अपने माइंड का यूज किया होगा, तो प्रोपेगेंडा टेक्निक ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप इंटीग्रेट करोगे, किसी चीज में जो है शामिल करोगे, मिलाओगे, ठीक है। तो ई को एलिमिनेट करने से ही आंसर निकल कर आ जाता। यहां से हम ई को एलिमिनेट करते, यहां से करते, यहां से करते, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 5. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एसोसिएशन जो है किस कॉलेज से था? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से है, ठीक है, यानी कहीं कहीं पर जो है अगर आप नेट पे विजिट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहा गया है कि इन कॉलेज से जो है इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, जबकि एसोसिएशन पूछा है, ठीक है। तो एसोसिएशन का मतलब क्या है कि यानी इन कॉलेज में इनका हाथ था। जैसे खालसा कॉलेज जो कि मुंबई में है, इसका पूरा नाम है गुरु नानक खालसा कॉलेज, जो कि सिख रिलीजन्स के लिए ये कायम किया गया था, बनाया गया था। और ये कब बना था? 1937 में बना था। तो यानी इसके इस्टेब्लिशमेंट में या इसके स्थापना में जो है इनका हाथ है, इनका ये शामिल थे इस चीज में, ठीक है। इन्होंने खुद अपने हाथ से इसको नहीं बनाया है, बल्कि इसके इस्टेब्लिशमेंट में ये थे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस कॉलेज में इनका एसोसिएशन था, क्योंकि ये भी इसके इस्टेब्लिशमेंट में शामिल थे। इसी तरीके से सिद्धार्थ कॉलेज जो मुंबई में है, इन्होंने इसको खुद अपने हाथों से कायम किया था, फाउंड किया था। ये 1946 में जो है बना था, ठीक है। इसी तरीके से मेलैंड कॉलेज जो औरंगाबाद में है, इसकी भी स्थापना में ये शामिल थे, इन्होंने खुद से जो है इसको नहीं कायम किया था। और ये कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। तो इसमें नहीं थे, इसमें नहीं थे, ठीक है। तो कहीं कहीं पर लोग आपको जो है बताएंगे कि ये जो कॉलेज है बी सी एंड डी, खालसा कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज या मिलेंड कॉलेज, इससे इन्होंने पढ़ाई की थी, जबकि इनकी पढ़ाई इससे नहीं हुई थी। आप देख सकते हो कि ये 1981, या मुझे क्लियर नहीं है, 1981 के अराउंड जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1956 के अराउंड जो है इनकी जो है डेट होती है। तो इस एतबार से आप देख सकते हो कि इन्होंने पढ़ा नहीं है, बल्कि इस कॉलेज में जो है इन्होंने क्या किया है, इनके फाउंडेशन में या इसके इस्टेब्लिशमेंट में इनका हाथ था, ठीक है। जबकि सिद्धार्थ कॉलेज को जो है फाउंड बाई इन्हीं के जरिए जो है क्या किया गया था, इसको बनाया गया है। तो इस चीज को जो है आप जरूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन 6. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल रीजन, ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया थ्योरेटिकल रीजन, यही आपका कीवर्ड है। इसी चीज को आप समझेंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे। That lead researcher to conduct a study that appear as a research article in a journal, you would read which of the following section of research article. कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप किसी रिसर्चर की जो है रिसर्च स्टडी को जो है समझना चाहते हो, यानी उसके थ्योरेटिकल रीजन को आप समझना चाहते हो जो रिसर्चर ने किया है, क्योंकि अगर रिसर्चर की कोई भी रिसर्च होती है, फिर वो रिसर्च या तो किसी मैगजीन में, किसी जर्नल्स में आप उसको क्या करते हो, पब्लिश करते हो। तो अगर किसी रिसर्चर का रिसर्च पेपर जो है, यानी उसका थ्योरेटिकल रीजन आप समझना चाहते हो, तो उसके रिसर्च का कौन सा पार्ट आप पढ़ोगे, ताकि आप समझ जाओगे कि इसके रिसर्च में क्या कहा गया है, या किस चीज पर जो है इसकी रिसर्च की गई है, इसकी टॉपिक क्या है, इसका मेन पहलू क्या है। क्या आप डिस्कशन पार्ट को पढ़ोगे, या अब्स्ट्रैक्ट को आप पढ़ोगे, या इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ोगे, या आप रिजल्ट को पढ़ोगे? तो वर्ड से ही समझ में आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ये हमारे रिसर्च पेपर के जो है शुरू में होता है। अगर कोई भी हमारे रिसर्च पेपर को पढ़ेगा और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये रिसर्च जो है किस टॉपिक पर की गई है, कौन सा मेथड यूज करके ये रिसर्च किया गया है, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, किस तरीके के लैब यूज किए गए हैं। ये सारी चीजें जो है रिसर्चर इंट्रोडक्शन पार्ट में इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए
क्वेश्चन 7, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू क्रिएट, ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के का 2020 का मकसद क्या है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है क्या मकसद है, यानी इस पॉलिसी को लाकर हम क्या बनाना चाहते हैं। क्या हम फ्रेगमेंटेड यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं, यानी टुकड़ों में बटी हुई यूनिवर्सिटीज, या छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज, कुछ भी इस तरीके से आप फ्रेगमेंटेड वर्ड को यूज करके माना निकाल सकते हो, या ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं, या हम नॉलेज का हब यानी नॉलेज का भंडार हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि एनईपी 2020 को जो है हम इतना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है, हम इतना जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को जो है इंडिया में फैला रहे हैं, ताकि नॉलेज का एक भंडार बना सके, नॉलेज का एक हब बना सके, ठीक है, यानी हर फील्ड का बंदा जो है एक दूसरे के फील्ड में जाकर क्या कर सकता है, चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है। जैसे अगर हम आर्ट फील्ड के हैं तो हम साइंस में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट वाले भी साइंस में जा सकते हैं, साइंस वाले जो है आर्ट में आ सकते हैं, कुछ भी इस तरीके की चीजें जो है आप समझ सकते हो। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। तो यहाँ पे मालवेयर की टाइप्स हैं और उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी डिफिनेशन को खूब अच्छे से तो नहीं दिया गया है, बट अगर आपको वॉर्म के बारे में मालूम है, लॉजिक बम्ब के बारे में मालूम है, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए, वॉर्म को हम मिलाएंगे बी को 1 से, तो अगर बी को 1 से हम मिलाते हैं तो यहाँ पे भी है बी बी का 1 और यहाँ का भी है, ठीक है। तो लॉजिक बम सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी को आप 2 से जो है मिला सकते हो। तो इस एतबार से ऑप्शन 4 इस द करेक्ट आंसर है। हम एक एक करके जो है चीजों को समझेंगे। देखिए, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर है। पहले मालवेयर क्या होते हैं। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके कंप्यूटर में वो आकर इंस्टॉल हो जाता है, और आपकी जो भी खुफिया इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी होती है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, किसी को देना या शेयर करना नहीं चाहते हो, तो वो मालवेयर आपकी सारी इंफॉर्मेशन को जो है क्या करता है, स्टील करता है, चोरी करता है, और किसी थर्ड पार्टी को जो है वो सेंड कर देता है। तो मालवेयर या ट्रोजन हॉर्स में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो है अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप यूज करते हो, तो उसी व्हाट्सएप जैसा उसी शक्ल का जो है एक लिजिटिमेट का मतलब क्या होता है, जो देखने में बिल्कुल ऑथेंटिक लगे, वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, और जो कुछ भी आप व्हाट्सएप पे एक्टिविटी करोगे, आपका सारा बायोडेटा जो है वो चोरी करेगा और किसी को जो है वो शेयर करता है। तो यहाँ पे लिखा गया अनएक्सपेक्टेड कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है जो छुपा हुआ, यानी इफेक्ट जो है आपको ऐसा दिखेगा जो छुपा हुआ है, यानी आपके सामने वो चीज जाहिर नहीं होगी और आपका काम जो है हो जाएगा। वार्म, वार्म को हम बोलते हैं राइट वंस रीड मेनी। वार्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो खुद से किसी कंप्यूटर में जनरेट होता है, पैदा होता है, और वो अपना अंडा बच्चा जो है वो करता रहता है, यानी फैलता रहता है। प्रोपोगेट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क के थ्रू जो है उसकी कॉपी क्या होती है, खुद प्रोपेगेट होती है, खुद फैलती है। जैसे वायरस होते हैं ना, वायरस आपके कंप्यूटर में बन जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो बढ़ता रहता है, बनता रहता है। तो वही काम होता है वॉर्म का। लॉजिक बम, देखिए लॉजिक बम जो है ये एक ऐसा मालवेयर होता है, इस ये मालवेयर बनने के लिए जो है ना, इसके पास कुछ कंडीशन की जरूरत होती है। तो ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, और जब इसकी कुछ सर्टन कंडीशन जो होती हैं, जब ये अपनी कंडीशन को पूरी कर लेता है, फिर ये जो है बम मारता है, ठीक है, यानी फिर ये अपना काम करता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ट्रिगर एक्शन व्हेन सर्टेन कंडीशन अकर्स, ठीक है। तो लॉजिक बम से आपको क्या याद रखना है, सर्टेन कंडीशन अकर्स। तो लॉजिक बम में सर्टेन कंडीशन, ट्रोजन वॉर्म में जो है आपको रिप्लिकेट या इट सेल्फ, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये खुद जनरेट होते हैं और खुद ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वाया नेटवर्क जो है ये फैलते रहते हैं। मालवेयर पे अगर आपको मालवेयर की टाइप्स या मालवेयर को आपको डिटेल में समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं खूब शॉर्टली और प्रिसाइजली जो है खूब अच्छी सी वीडियो जो है जरूर बनाकर शेयर करूंगा, ताकि आपको इनका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, अगर आपको मालवेयर को समझने में दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास जो है समझ में आती है, कंसेप्ट आप लोगों के जो है क्लियर होते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।